तो बच्चों बात शुरू हो गई है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कर लिए हैं, क्वेश्चंस कई सारे डिस्कस किए हैं क्लास में। आज बारी है शीट डिस्कशन की। आज की इच्छा ये है, आज का टारगेट एजेंडा ये है कि हम एक्सरसाइज 1 हमारी शीट का कंप्लीट करें। आज का टारगेट शीट 1 का, एक्सरसाइज 1 का है शीट की, और 1 से 2 दिन के अंदर शीट 2 का डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर चालू करेंगे, या बीच में कैपेसिटर चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और लाइव सेशंस में हम ये शीट डिस्कशन करते चलेंगे। तो क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी शीट डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। आइए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। अच्छा प्यारा सुंदर क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 कॉपर वायर्स हैं, उनकी लेंथ और एरिया दे रखे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखे हैं। 3 के तीनों कॉपर वायर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉपर वायर सेम होने का मतलब सबकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। ठीक, पहले का लेंथ और एरिया, दूसरे का लेंथ और एरिया, तीसरे का लेंथ और एरिया दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि किसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लिख लो, पहले वाले रेजिस्टेंस का सेट लिखो, रो इंटू एल बाई ए। दूसरा वाला आप लिखिए रो इंटू 2L बाई ए बाई 2। तो आप a बाई 2 लिखिए, रो इंटू 2L बाई ए बाई 2। तो ये बन गया बेटा 4 रो L बाई ए। हमसे मिनिमम के बारे में पूछ रहा है, ये रो L बाई ए है, ये 4 टाइम्स रो L बाई ए है, तो R2 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब R3 को चेक कर लें, अगर वो R1 से छोटा है तो वही आंसर है, और अगर R1 सबसे छोटा है तो फिर R1 आंसर है। रो इंटू L बाई 2 और एरिया 2A है तो 2 हो गया। ये बेसिकली 1/4 टाइम्स रो L बाई ए बन गया। ये R1 है, और R1 से 1/4 हो गया R3, यानी R3 इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। कह रहा है सी ऑप्शन में देखिए आप कि वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A वाले का मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। हमने देखा है कि जिसका एरिया 2A है वो ही मिनिमम रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखें तीसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। When a current I is set up in the wire of radius R, the drift velocity is Vd। यानी करंट I के लिए और रेडियस R के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vd है। और फिर कह रहा है कि सेम करंट यानी I सेट किया जाए लेकिन रेडियस कर दी जाए 2R, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो करंट के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, NEAVD इज़ द करंट। क्लियर है मेरी बात? अब चर्चा एक काम करो, Vd की कर लो। Vd इज़ नथिंग बट I बाई NEA। अगर टेम्परेचर सेम है और मटेरियल सेम है तो N की वैल्यू फिक्स है, E तो कांस्टेंट होता ही है, और ये भाई साहब को बोला गया है दोनों ही केसेस में सेम करंट सेट किया गया है। यानी यहाँ से निकल के आता है कि Vd के लिए सारे टर्म कांस्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम जानते हो कि सिलेंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दैट इज़ पाई R स्क्वायर, R फॉर रेडियस ऑफ द वायर। स्मॉल r लिख देते हैं, क्वेश्चन में स्मॉल r दिया गया है, पाई स्मॉल R स्क्वायर। क्लियर है? तो यानी कि जो Vd है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Vd अपॉन Vd प्राइम करूं तो मेरे लिए आना चाहिए R प्राइम स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है ना? इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो वो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, नई वाली जो रेडियस है वो बेटा दे दी गई है 2 टाइम्स R, इसका स्क्वायर कर दीजिए, पुरानी तो ये R है, ये बन गया 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये कट गया। तो जो Vd प्राइम है वो बन गया बेटा Vd अपॉन 4, पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 1/4 ड्रिफ्ट वेलोसिटी बचेगी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर 4 को मैच करता हुआ आंसर दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्किट दिया हुआ है, कोई ड्रामेबाजी बनी है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अगर हम ये कह देते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये रहा अमीटर, और अमीटर को अगर बोल दिया जाए कि आइडियल अमीटर है, इसका मतलब ये है कि इन भाई साहब का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, इरेज कर देते हैं इसको। कह रहा है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट सी है इसको ए से लेके बी तक ले जाओ। हमने कहा ले गए, ले जाने पे क्या बदलेगा? अमीटर की रीडिंग बदलेगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग बदलेगी, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, इस पर कमेंट करना है। तो मैं एक बार ज़रा इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, बाद में ऑप्शन पे दोबारा टूटेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, अमीटर लगा हुआ है, ये वायर है रेजिस्टेंस की बड़ी लंबी चौड़ी। हमने कहा ठीक है, यहाँ से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये इस पे जुड़ रहा है। लॉजिक ये कहता है कि भाई अगर मेरा वोल्ट मीटर आइडियल है तो इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो, 0। यानी बैटरी से जितना करंट निकलेगा वो सारा करंट कहाँ जाएगा, सिर्फ इस रेजिस्टेंस के थ्रू।
क्लियर है मेरी बात? मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो कनेक्शन पॉइंट है ये मैं वेरी करा सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट करा सकता हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट करा सकता हूँ, मैं यहाँ कनेक्ट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि इस वोल्टमीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई करंट तो इसमें जा नहीं रहा है, हाँ नहीं जाएगा, तो सारा करंट जो है इधर जा रहा है। यानी ऊपर वाले सर्किट में अगर कोई करंट नहीं तो वी कैन फॉरगेट दिस सर्किट, हाँ भूल सकते हैं। अगर ऊपर के सर्किट को भूल गए तो तुम करंट के बारे में सोचो, ठीक। करंट के बारे में कैसे सोचोगे बताता हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस को R मान लो, ईएमएफ कितना है E, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, चुपचाप से E/R। और चाहे आप A से लेके B तक, इस पॉइंट को A बोला गया, इस पॉइंट को B बोला गया, ऊपर वाले C पॉइंट को A से लेके B तक कहीं भी टच कराओ, इस R में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स ही है। हाँ, तो करंट कैसा रहेगा, सेम, करंट सेम है यानी करंट फिक्स्ड है। करंट फिक्स्ड है इसका मतलब अमीटर की रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी अमीटर की रीडिंग में नो चेंज। अब करंट हो गया फिक्स। अब मैं स्पेसिफिकली इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ये रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जैसा सर्किट में बना हुआ था, है ना, तो अच्छा लगेगा। ये बन गया बड़ा सा रेजिस्टेंस, ठीक। इस पॉइंट को A बोला गया, इस पॉइंट को B बोला गया, यहाँ से आ रहा था करंट I और ये इसी में जा रहा है और कहीं नहीं है, इसी में जा रहा है I। और ऊपर से लेके आए हैं इस C पॉइंट को, A से लेके B तक हम वेरी करा रहे हैं। टोटल वायर की जो रेजिस्टेंस है बेटा वो R है, लेकिन इतना क्लियर है कि जैसे जैसे इस A पॉइंट से हम B की तरफ बढ़ेंगे, क्या हम लेंथ ऑफ वायर बढ़ाते चले जा रहे हैं? हाँ, जैसे जैसे जितना बड़ा सेगमेंट हम वायर का लेते चले जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जितना बड़ा सेगमेंट लेंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितना बड़ा रेजिस्टेंस लेंगे उतनी, जितना बड़ा वायर लेंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ था तो ये वोल्टमीटर जब इस जगह टच कर रहा है तो सिर्फ इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस ले रहा है, और जब यही वायर यहाँ टच करने लग जाएगा तो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस मेजर करेगा, यही वायर यहाँ टच कर जाएगा तो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस लेने लग जाएगा। करंट तो सेम है और R ये हो गया V, ये IR बराबर V, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कौन मेज़र कर रहा है, ये तो वोल्टमीटर मेज़र कर रहा है। अब आप देखो इस R को कि जब आप अपने C पॉइंट को बदलते हो, चेंज करते हो, उसकी लोकेशन बदलते हो, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसके अबाउट, जिसके पैरेलल में मेरा वोल्टमीटर लगा है, वो रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदल जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा वायर लेने लग गए हो। यहाँ ले लोगे तो और बड़ा वायर आ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यानी फ्रॉम A टू B जब आप मूव करते हो C को, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कि वोल्टमीटर के पैरेलल में लगी हुई है वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ने लग जाता है, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ने लग जाती है। अच्छा, इस सवाल में दो चीज़ें आई, A से B तक जाने में करंट नहीं बदलेगा लेकिन वोल्टमीटर की रीडिंग बदलेगी, बढ़ेगी। ऑप्शन मैच करिए भैया, क्या कह रहा है, सी ऑप्शन देखिए, द रीडिंग ऑफ अमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, परफेक्ट है, बट द वोल्टमीटर इंक्रीजेस, परफेक्ट है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, कॉइल्स इन द रेजिस्टेंस बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम डबल्ड अप इंसुलेटेड वायर्स। अब देखो क्यों होता है, उसका लॉजिक भी है। सबसे पहली चीज़ तो समझा देते हैं कि क्या चीज़ है ये। मैंने आप लोगों को क्लास में एक बार बताया था कि वायर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में किस तरह आया होता है। वायर आता है और इस तरह से उस चाबी में, जिसको हम खोल करके 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 200 ओम, 400 ओम का रेजिस्टेंस लेके आते हैं, उसमें से लपटा होता है और उसके बाद ये वायर यहाँ से चला जाता है। ये बेसिक आइडिया है। ऐसा करते क्यों है, इसका लॉजिक सुनो क्या है भाई। जब ये वायर घूमा तो इसमें कुछ करंट आया। मैंने सिखाया है आप लोगों को कि जब भी करंट इंक्रीज़ करेगा और आपके पास एक कॉइल होगी और इस कॉइल में करंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर इस करंट से जुड़ी हुई होगी इसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड। जवाब है हाँ। और जब मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ द करंट इज़ इंक्रीजिंग देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रही है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे कॉइल से इंक्रीज़ करने लग गई? तो जवाब है हाँ यार, मेरे कॉइल से इंक्रीज़ करने लग गई। और फिर कॉइल ये कहती है कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे थ्रू बढ़ेगा तो हम उसमें एक ऐसा ईएमएफ जनरेट करेंगे जो कि उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज ने उसको जनरेट किया। यानी कि अब मेरा जो फ्लक्स बढ़ रहा था करंट बढ़ने की वजह से, इस करंट बढ़ने की वजह से, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस हो
होगा, और वो ईएमएफ इस फ्लक्स के बढ़ने को घटाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा, यानी अल्टीमेटली करंट को घटाने की कोशिश करेगा, यानी कि एक बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये फिनोमेना जो है ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना मतलब कि अपने ही कॉइल में बहने वाले करंट से खुद ही के कॉइल में एक बैक ईएमएफ का जनरेट हो जाना। अगर हम इस कॉइल में जो हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स की चाबी होती है इसमें जो कॉइल लपटा हुआ है गोल गोल, इसमें देखें और करंट को इंक्रीज करता हुआ कभी पाएं कि भाई रेजिस्टेंस बदला जिससे करंट में वेरिएशन आया, तो क्या इसमें बैक ईएमएफ नहीं जनरेट होगा? जवाब है हाँ, जनरेट होगा। अगर बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो फिर ये तो गड़बड़ बात है, बैक ईएमएफ तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि जितना वोल्टेज हमने लगाया है बैक ईएमएफ उससे इफेक्टिव वोल्टेज को घटा देगा, और हम तो V = IR का फॉर्मूला लगा के काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम बैक ईएमएफ से बचना चाहते हैं। उस बैक ईएमएफ के लिए क्या करें? तो गौर से देखो, ये कॉइल में देखो करंट कैसे बह रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसी कॉइल को कुछ ना करके उल्टा लपेट दिया गया, इसी कॉइल को उल्टा लपेट दिया गया और वहां से निकाल दिया गया। अब इस कॉइल में करंट देखो किधर जा रहा है। अब देखो तुम्हारे पास दो कॉइल हैं, अपने तार को ही आपस में उल्टा लपेट दिया गया, ध्यान रखना, अपने तार को लपेट दिया गया उल्टा, और एक कॉइल जो है आपकी वो ऐसे है, ठीक। एक में करंट कैसे बह रहा है? ऐसे। एक में करंट कैसे बह रहा है? ऐसे। तो गौर से सोचो, आपने एक कॉइल ऐसे जनरेट की और आपने एक कॉइल ऐसे जनरेट की। इन भाई साहब ने बाहर की तरफ फील्ड जनरेट करी, इन भाई साहब ने अंदर की तरफ फील्ड जनरेट करी। क्या दोनों की फील्ड कैंसिल आउट हो गई? क्योंकि है तो कोएक्सियल ही, देखो गौर से। तो सेल्फ इंडक्शन जो है वो आने वाली ऐसी कॉइल में भी और जाने वाली ऐसी कॉइल में भी, दोनों में इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जितना सेल्फ इंडक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉइल 1 में है, उतना ही कॉइल 2 में ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और बैक ईएमएफ किसी तरह से सेट ना हो पाए। तो अल्टीमेटली हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स में काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ये कि आप कॉइल को गोल 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 घुमा दीजिए और उसी को उल्टा दोबारा रैप कर दीजिए। जब आप दोबारा उल्टी दिशा में रैप करेंगे तो जो करंट है एक बार क्लॉकवाइज बह के आएगा और जाते समय एंटी क्लॉक बह के जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा सेल्फ इंडक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा, बैक ईएमएफ नहीं होगा और हमें किसी तरह का कोई ईएमएफ का लॉस नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं भाई पूरे कंसेप्ट के बाद। टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, पहला ही ऑप्शन हमारे मतलब का लिख दिया है, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो चेक कर लें, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है सीन। अगला सवाल देखें, कह रहा है कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस प्लग इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैज़। पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है जैसे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। बोर्ड में तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में कभी शायद नहीं आता है, जेई के सिलेबस में है पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ाया भी जाता है, बोर्ड में नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की किसी भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है वैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, उसमें कई सारी कीज़ होती हैं, कीज़ को खोलने पर रेजिस्टेंस आ जाता है। और ये कह रहा है कि उसमें जो इन्फानाइट रेजिस्टेंस है उसमें एक की ऐसी भी होती है जिस पर लिखा होता है इन्फानाइट रेजिस्टेंस। ये पूछ रहा है कि वो इन्फानाइट रेजिस्टेंस वाली की खोलने पर इन्फानाइट रेजिस्टेंस सर्किट में प्लग इन हो जाता है। तो वो इन्फानाइट रेजिस्टेंस वाली की में ऐसा क्या होता है कि इन्फानाइट रेजिस्टेंस आ जाता है? क्या टंगस्टन की वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो मेरे हिसाब से एक इंसुलेटर लगा दो, इन्फानाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इंसुलेटर के लिए क्या करो, एक वायर यहाँ लाओ और एक वायर यहाँ रखो और बीच में रखो एयर और कहो बेटा करंट आओ जरा फ्लो करके दिखाओ। तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एयर इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ये कह लो कि एयर इज़ इंसुलेटर। तो चुपचाप से अगर आप उस इन्फानाइट रेजिस्टेंस वाली जगह पर एयर गैप फिल कर दें दो वायर्स के कनेक्शन के बीच में, तो एक परफेक्ट इंसुलेटर बीच में आ जाएगा और इन्फानाइट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और यही काम रेजिस्टेंस बॉक्स में किया जाता है, एयर गैप भरा जाता है। ठीक, अगला सवाल देखें। इन एन हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड की बातें आ गई। हाउस होल्ड सर्किट 10th क्लास का टॉपिक है। क्या कह रहा है, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? कह रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, पावर ड्रॉ करते हैं जब पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो कॉमन सेंस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं हाउस होल्ड के अंदर तो पैरेलल में ही जुड़े होते हैं, यानी ए ऑप्शन तो हमारा सही ही है। क्लियर है मेरी बात? अब बी ऑप्शन देखें, स्विच में बी ईदर इन सीरीज और इन पैरेलल विद द अप्लायंस। भैया ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं है। अब देखें, ये रहा हमारा स्विच और ये रहा मेरा अप्लायंस। क्या स्विच को सीरीज में ही लगाया जाएगा? तभी तो कंट्रोल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर है मेरी बात?
तभी तो कंट्रोल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये तो कह रहा है कि स्विच में भी इधर इन सीरीज और पैरेलल, या सीरीज और पैरेलल दोनों में से कुछ भी रख दो तो कंट्रोल कर लोगे। गलत बात, ऐसे थोड़ी कंट्रोल कर लोगे, मजाक चल रहा है क्या। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इफ स्विच इज इन पैरेलल विद द अप्लायंस इट विल ड्रॉ अ पावर व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन। तो देखो भाई, कह रहा है कि अप्लायंस है, इसके साथ पैरेलल में स्विच को लगा दो, हमने कहा पैरेलल में लगा दिया, और इसको ऑफ रखो। देखो ये ऑफ कंडीशन है, ऑफ का मतलब होता है ओपन। ओपन कंडीशन दिखाई दे रही है सबको, दिखाई दे रही है। ओपन कंडीशन में कह रहा है कि अभी भी क्या पावर कंज्यूम होगी, तो जवाब है हाँ, करंट यहाँ से आ रहा है, इसको दो रास्ते मिले, ऊपर ऑफ है, ऑफ रहने तो ऊपर का करंट नहीं जाएगा, पर ये अप्लायंस में तो होके जाएगा, तो मतलब ऑफ कंडीशन में भी करंट फ्लो होगा अगर हम स्विच को पैरेलल में लगा दें तो। यानी सी ऑप्शन सही बोल रहा है। हालांकि घाटे का सौदा है, लेकिन ऑप्शन तो सही है ना, बात तो सही बोल रहा है, इसलिए लगाते नहीं है, सीरीज में ही लगाते हैं। इफ स्विच इज इन पैरेलल विद द अप्लायंस द फ्यूज विल ब्लो या बर्न आउट व्हेन द स्विच इज ऑन, स्विच इज पुट ऑन और क्लोज्ड। देखो कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस को 100 200 400 तो रहा ही होगा ओम में। कह रहा है कि ये पैरेलल में लगा दिया, बेवकूफ़ी है पैरेलल में लगाना, बट कह रहा है कि मान लो लगा दिया, और लगाने के बाद इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही आप क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद ये ब्लो कर जाएगा। ऐसा कैसे ब्लो कर जाएगा, उसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखो ये है मेरा अप्लायंस और ये है मेरा वायर रेजिस्टेंस वाला। अच्छा, मेरे अप्लायंस की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मेरे फ्यूज़ वायर तो पतला दुबला नन्ना मुन्ना जरा सी रेजिस्टेंस लेके बैठा है। यहाँ से करंट आया, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा है और नीचे रेजिस्टेंस बहुत बड़ा सा है, तो जहाँ रेजिस्टेंस छोटा होता है करंट वहीं भागने की कोशिश करता है। करंट चूजेस द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, यानी ज़्यादा करंट कहाँ चला जाएगा, फ्यूज़ से, और अप्लायंस से जाएगा कम। इफ़ द करंट फ्रॉम द फ्यूज़ इज़ वेरी हाई, इफ़ द करंट फ्रॉम द फ्यूज़ इज़ वेरी हाई, तो कॉमन सेंस है कि इसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, और जैसे ही रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा क्या वो ब्लो कर जाएगा, तो जवाब है हाँ, ब्लो कर जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए सी डी करेक्ट दिखे और बी ऑप्शन गलत दिखाई दिया, और अगर आपको टिक मार्किंग करनी हो तो बी ऑप्शन में दिखाई देता है कि ए सी डी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है कि एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका छोटा आर है, कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू एन आर है। क्लियर। द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज टू द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, कितना V और E का रेशियो होगा, V अपॉन E पूछा है, गौर से देखें। रेशियो ऑफ टर्मिनल वोल्टेज टू द EMF इंपॉर्टेंट है, V बाई E निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है, V बाई E। अगर इसको E बाई V कर दोगे तो उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट E माइनस आई आर। क्लियर है मेरी बात, होता तो यही है। और अगर तुम करंट को देखोगे तो तुम करंट को कह सकते हो V अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, V रहा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह तुम NR लिख सकते हो क्योंकि सवाल में NR दिया हुआ है, तो I की जगह पे NR V बाई NR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू E माइनस V बाई NR इंटू R, R से R कैंसिल। अब क्या रहा ये, E माइनस V बाई N इज इक्वल टू V। अच्छा, अब क्या करें, इसको उधर ले जाओ, V प्लस V बाई N इज इक्वल टू E। अब क्या करें, V को सर कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 बाई N इज इक्वल टू E। अच्छा, अब क्या करें, कुछ नहीं, LCM लिया जाए, N नीचे N प्लस 1 ऊपर, यहाँ रहा V, यहाँ रहा E, यहाँ से तुमको दिखाई देगा V अपॉन E इज नथिंग बट N अपॉन N प्लस 1। सर जी V अपॉन E का आंसर तो 2 मिनट में आ गया। देखिए N अपॉन N प्लस 1 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में चुपचाप से दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, बड़ा आसान सवाल है ना। अगला सवाल देख, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, उसको कनेक्ट किया गया वेरिएबल रेजिस्टेंस R से, इसको लगातार वेरी करा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इन इट्स मैक्सिमम इज गिवन बाय। अब ये मैक्सिमम पावर थ्योरम का सवाल आ गया है। ठीक, अगर किसी को याद हो, अभी रिसेंट डेज में हमने किया हुआ है, दैट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम, कि कभी भी कोई सोर्स मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी कि R एक्सटर्नल इज इक्वल टू R इंटरनल। जब ये कंडीशन आएगी
तो जो पावर ऑफ सोर्स आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि मैक्सिमम पावर कब होगी। इंटरनल कितना है 0.5, एक्सटर्नल कितना है R, तो एक्सटर्नल को कितना कर दिया जाए कि मैक्सिमम पावर आए, दैट इज 0.5। ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ जाइए, 10 नंबर सवाल पे आइए। क्या कह रहा है, एक करंट सोर्स है, वो करंट ड्राइव करता है, ड्राइव्स अ करंट मतलब बहाता है करंट सर्किट में, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R1। हमने कहा ठीक है, फॉर टाइम टी टाइम के लिए R1 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराता है। वही सोर्स है, सोर्स वही होने का मतलब है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। कोई दिक्कत वाली बात, या ईएमएफ कह दो, टर्मिनल वोल्टेज नहीं, ईएमएफ कह दो, सेम है, ठीक है। द सेम सोर्स ड्राइव द करंट इन अनदर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R2 फॉर द सेम टाइम। तो सेम समय के लिए दूसरे में बहाता है, लेकिन रेजिस्टेंस उसका R2 है। कह रहा है कि दोनों में सेम समय में हीट जनरेशन बराबर होती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करो। हम कहते हैं आओ देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहली वाली कॉइल में करंट बहेगा उसको हम I1 बोल देते हैं। थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी E/R1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और I2 की वैल्यू होगी E/R2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तो बैटरी की प्रॉपर्टी है, वो तो सर्किट बदलने से बदलेंगी नहीं, तो वो तो सेम रहेंगी, तो वो सेम है। क्लियर है मेरी बात? ये क्या है, पहली वाली कॉइल में करंट, ये क्या है, दूसरी वाली कॉइल में करंट। लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सुनते जाना, ठीक। कह रहा है कि हीट जनरेटेड बराबर है, तो सबसे पहले तो हीट जनरेटेड भी तो लिख लिया जाए। तो पहली वाली में जो हीट जनरेट होगा दैट वुड बी I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, और दूसरी वाली में जो जनरेट होगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी। और कह रहा है हीट जनरेटेड बराबर है, इसलिए इक्वल होंगे, तो टाइम से टाइम को निपटा दीजिए आप, ठीक। I1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, E/R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, और I2 की जगह लिखेंगे E/R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। अब ऐसा मेरा मानना है कि जो E स्क्वायर वाला टर्म है दोनों में ही वो कट जाएगा, तो आप E स्क्वायर वाले टर्म को तो ऊपर से निपटा दीजिए। क्लियर है? अब क्या करें, ये नीचे ये लिखा हुआ है R1 प्लस R का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R2 प्लस R का होल स्क्वायर। अब बेटा ये प्योर कैलकुलेशन है, जो आपका काम है, आपको करना चाहिए, पर फिर भी हम लोग मिलजुल के करते हैं। अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, R2 प्लस R का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R2 इंटू R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अब क्या करें, खोल दिया जाए, आइए R1 को अकेला करें, R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू R, R2 इधर, R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R, ठीक। अब मल्टीप्लाई करा लो, R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू R, इधर मल्टीप्लाई कराओ, R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 इंटू R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू R। क्लियर है मेरी बात? ये हो गया भाई। अब तलवारें चलाई जाएं, 2R1 R2R 2R1 R2R कट गए, कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए। स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r वाले टर्म को अलग कर लीजिए, ये स्मॉल r का टर्म है, ये स्मॉल r का टर्म है, इनको अलग कर लिया जाए, कर लेते हैं। तो चलो इस वाले को, राइट वाले को लेफ्ट में ले जाते हैं, ले जाएं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो हम करते हैं R1 R स्क्वायर माइनस इस R1 था R2 R स्क्वायर, ठीक। इस वाले टर्म को हम लेफ्ट में लेके चले गए। अब इस वाले को फिर राइट में ले जाओ, तो हम लिख लेते हैं R2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 स्क्वायर। यहाँ से R2 या R स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो R1 माइनस R2 का एक बढ़िया सा नंबर बचेगा। यहाँ से R1 R2 को कॉमन ले लिया जाए तो R1 R2 कॉमन लेते ही पहले में तो R1 बचेगा, दूसरे में तो सर R2 बचेगा। R1 माइनस R2 ये तो निपट गया, हाँ निपट गया। R की वैल्यू कितनी बची, रूट R1 R2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आंसर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था। रूट R1 R2 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले सवाल पे आ जाइए बेटे। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, प्यार प्यार से चीख चिल्ला के कह रहा है कि सर जी देखो, दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनके रेजिस्टेंस जो हैं वो 1:2 के रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं।
उनको पैरेलल में अरेंज कर दिया गया है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, द पावर डिसिपेटेड इन देम हैव द रेशियो, क्या रेशियो होगा उनमें। तो गौर से देखो, ऐसा कोई भी सवाल आए तो फॉर्मूला वगैरह कुछ ना भी याद हो और कुछ ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो डरे ना। सर्किट के सवालों में सबसे पहले आप डायग्राम ज़रूर बना लें। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आधे से ज़्यादा सवाल तो ऐसे ही लग जाएंगे। ये R1 है और ये R2 है मान लो, और फिर ये कह रहा है कि जो बल्ब के रेशियो हैं, रेजिस्टेंसेस के रेशियो जो है 1:2 है। 1:2 का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ज़रा पीछे कर लूँ तो तुमको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि अगर ये R है तो ये 2R है। क्लियर है। कांस्टेंट वोल्टेज है V, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है V। तो जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V²/R, और दूसरे वाले में जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V²/2R। क्लियर है मेरी बात। V²/2R, दोनों में V बराबर है कि नहीं है, तो ये कट गया कि नहीं कट गया, R से R कट गया कि नहीं कट गया, तो P1/P2 जो बना वो बना बेटा 2/1, यानी 1:2 का अगर रेजिस्टेंस का रेशियो है तो 2:1 का पावर का रेशियो रहेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आसान सवाल है। 12 नंबर सवाल देखें, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेड द स्टेटमेंट, किस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट के बारे में बकवास करी थी कि केमिकल चेंज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अब ये बात जो है हिस्टोरिकली कही थी गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट ने, जिनके नाम पर गैल्वेनिक सेल रखा जाता है, और गैल्वेनिक सेल वो सेल है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हम उसको चार्ज नहीं करते हैं, ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या है, गैल्वेनी। अच्छा, ये हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है सवाल। जी हाँ, पूछा जा सकता है। ये फिज़िक्स में साइंटिस्ट के नाम से या उनकी डिस्कवरीज़ के नाम से, उनके ईयर्स वगैरह से नहीं सवाल आते हैं। केमिस्ट्री में ये सवाल आते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा 12th में लास्ट में, बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स में, उस सेगमेंट में जब बोर का मॉडल पढ़ रहे होंगे, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, या मैक्स प्लैंक की थ्योरी पढ़ेंगे, या डुअल नेचर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और किस साइंटिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल तो बहुत रेयर होता है ये, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पूछा जा सके। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में पेटलियर इफेक्ट्स हैं, या सीबैक इफेक्ट है, या जूल इफेक्ट है, तो ये साइंटिस्ट के नाम से आ जाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने मीजनर इफेक्ट पढ़ा हुआ है, तो ये नाम से आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो फिज़िक्स में पूछी जा सकती हैं। हालांकि फ़िज़िक्स में ऐसी चीज़ों को पूछने का रेशियो केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन हाँ ये 4-5 ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर एक आध सवाल बन सकते हैं। अगला देखें, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिसिपेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर डिसिपेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। पावर इज I²RT वाले फॉर्मूले से ये टी हटा दें क्योंकि पावर है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू I²। कौन सा लॉ दिखा देता है, ये तो जूल्स लॉ है। क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको चुपचाप से सही दिखाई देना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन, जूल्स इफेक्ट में पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर थ्रू इट। क्लियर। 20 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है ये प्रोसेस। देखो कह रहा है कि एक मेटल ये है, और फिर कह रहा है दूसरा मेटल कुछ और है। हमने कहा चलो दूसरे कलर का बना लो। ये दूसरा मेटल है और ये पहला मेटल था, और फिर कह रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। हमने कहा कहाँ फ्लो कर रहा है, तो हमने कहा यहाँ फ्लो कर रहा है। ये जंक्शन आ गया है जहाँ पे दो मेटल आपस में जुड़ रहे हैं, ये जंक्शन है। अब होता क्या है कि इस मेटल की कंडक्टिविटी अलग है, इस मेटल की कंडक्टिविटी अलग है, इस मेटल की रेजिस्टिविटी अलग, इस मेटल की रेजिस्टिविटी अलग। तो करंट को फ्लो करने में मान लो ये जो पर्पल वाला है वो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, आसानी से फ्लो करने दे रहा है। रेड वाले की कंडक्टिविटी कम है, आसानी से फ्लो नहीं करने दे रहा है। पर क्योंकि मैंने जोड़ा इनको सीरीज़ में, तो करंट तो दोनों में बराबर रहेगा। लेकिन क्योंकि कंडक्टिविटी घटी है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा है, तो फिर हीट इवॉल्व होना चाहिए। जंक्शन पर हीट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और या तो हीट इवॉल्व हो जाएगी। ये बात बोली थी इस पेटलियर नाम के साइंटिस्ट ने, और इसी के बेसिस पे इसको पेटलियर इफेक्ट बोला जाता है। हिस्टोरिकली इसका नाम पेटलियर इफेक्ट होता है। क्लियर है मेरी बात, कि जब भी कभी दो मेटल्स आपस में ज्वाइंट होंगे, उनके जंक्शन में करंट जब फ्लो करेगा तो या तो हीट इवॉल्व हो जाएगी या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर है। मेटल के जंक्शन से मेटल के लिए बात बोली गई है, हिस्टोरिक बात है, याद कर लीजिए।
फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, उसको बेंट कर दिया गया 180 डिग्रीज पर उसके मिड पॉइंट से, मतलब एक वायर था उसका मिड पॉइंट लिया गया, इस सेगमेंट को 180 डिग्री मोड़ दिया गया, तो बेसिकली हुआ क्या, ये ऐसे बन गया। ठीक, अगर टोटल लेंथ इसकी L थी तो आज की तारीख में कितनी हो गई है बेटा? L/2। अच्छा, अब इसको ट्विस्ट कर दिया गया, ट्विस्ट करके बना दिया गया ऐसा। तो गौर से देखो, लेंथ हो गई है L/2, पर अगर मैं इस वायर का अपना एरिया कंसीडर करूं A, तो क्या मेरे पास 2 वायर एक दूसरे के साथ आ चुके हैं? हाँ, तो अब एरिया कितना हो गया है? 2A। तो हमारा एरिया कितना हो गया? 2A। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी। शुरुआत की रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो शुरुआत की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ रो L/A, और आज की रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो लिखेंगे रो इंटू L/2 इंटू 2A। तो बेसिकली रो L/A का 1/4 टाइम्स। हाँ, बहुत अच्छे, ये तो 1/4 टाइम्स हो गया, यानी पहले से 1/4 रेजिस्टेंस हो जाएगी। पहली रेजिस्टेंस कितनी थी? वो तो 4 ओम थी, तो आज की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 4/4 दैट इज़ 1। तो मतलब पहला ऑप्शन जो 1 ओम का ऑप्शन है वो ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है, इज इट पॉसिबल दैट एनी बैटरी हैज सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0? क्या ये संभव है कि किसी बैटरी के पास ईएमएफ हो लेकिन उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0 हो? ये ई, ये आर, ईएमएफ है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज 0 है। तो हमने कहा देखो, आइडेंटिकल बैटरी लगा दो भाई, और अपोज करती हुई लगा दो आइडेंटिकल बैटरी। अब बताओ सर्किट में कितना करंट बहेगा? तो तुम कहोगे यहाँ भी सर्किट में 0 करंट है, यहाँ भी सर्किट में 0 करंट है, और जैसे ही करंट हो जाएगा 0 तो क्या कहोगे? इस जगह का पोटेंशियल अगर V है तो इस जगह का भी V ही है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तभी तो करंट नहीं बह रहा है। यानी कि अब सर्किट में करंट हो गया 0। मैंने किसी को इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है, इससे कंफ्यूज मत होना कि 2 सेल को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जोड़ देंगे तो करंट बहने लग जाएगा। एक्सटर्नल में जोड़ोगे अगर यहाँ से, फिर तो करंट बहने ही लग जाएगा, वो तो अलग बात है, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। मुझे टर्मिनल वोल्टेज को 0 करना है तो मैंने एक्सटर्नल को हटा दिया, इस बैटरी को अपोज करने वाली एक उतने ही वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इस सर्किट में किसी कीमत पर करंट नहीं बहेगा। इसका मतलब ये है कि V तो 0 है लेकिन E की वैल्यू 0 नहीं है, EMF है पर वोल्टेज नहीं है क्योंकि करंट नहीं बहा पा रही बैटरी। आइए देखिए क्या कह रहा है। Yes, if another identical battery is joined in opposition in series, सीरीज में जोड़ा जाए उसको अपोज करते हुए, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला सवाल देखें, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ आयरन इज R। ठीक है, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? लेंथ को भी डबल किया गया और रेडियस को भी डबल किया गया, तो आइए चेक कर लेते हैं, सवाल लगाते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है कि पहली जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रो L/A होगी, क्लियर है, और जो बाद वाली रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होगा रो L'/A', कुछ अलग लेंथ और कुछ अलग एरिया। जो L' है उसकी वैल्यू बोल रहा है कि 2L है, क्लियर है, और जो एरिया है वो तो एरिया पे तो कमेंट किया नहीं, रेडियस पे कमेंट किया है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रो L/πr², और जो नया वाला R' है वो तो 2R है, तो जो A' होगा वो होगा पाई इंटू R' का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 2R का स्क्वायर, यानी 4πr²। किसी को कोई परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब जो R' की वैल्यू है उसको लिख सकते हैं रो इंटू 2L अपॉन एरिया की जगह हम लिख सकते हैं बेटा 4π इंटू R²। इससे इसको मार दीजिए तो ये बन जाएगा बेटा रो L/A इंटू 1/2। क्या पुरानी वाली रेजिस्टेंस रो L/A थी? हाँ। क्या नई वाली रेजिस्टेंस उससे आधी हो गई है? तो जवाब है हाँ। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए, कह रहा है कि रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आधी होती देख ली हम लोगों ने, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टिविटी अगर मेटल सेम है तो उसको ट्विस्ट करो, खींचो खाचो, कुछ भी करो, मेटल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? अनचेंज। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ऐसे करते 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 हमने पहली एक्सरसाइज को अभी संपूर्ण कर लिया है। ये कंप्लीट डिस्कशन है एक्सरसाइज 1 का। इसमें 2 ऐसे सवाल हैं जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के थे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ाया है, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म में आगे चल के कंप्लीट करेंगे। इसलिए
यहाँ पर मैं उन 2 क्वेश्चंस को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट को छोड़ दिया है, 2 क्वेश्चंस को। तो 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए थे, तो उनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो वो जो हम लोग वहाँ करेंगे कंप्लीट कर लेंगे उस सेगमेंट को, टेंशन नहीं लेनी है। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में जितना भी किया है, इससे आप अपने एक्सरसाइज 1 को दोबारा अपने आप खुद से लगाइए, और एक्सरसाइज 2 के लिए हम कल रात में फिर से मिलेंगे। ठीक है, करते रहिए। आज का सेशन ओवर करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।